नमस्ते साथियों, आज हम डी व ए ब्लॉक के अंदर अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण, संक्रमण तत्व, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं उनके बारे में, और जो संकुल यौगिक होते हैं या संक्रमण तत्व व उनके यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं, इन टॉपिकों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संक्रमण या जो अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ से लिख रहे हैं अंतरकाशी यौगिक। क्या लिखा मैंने? अंतरकाशी यौगिक। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं कि संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल में परमाणु निकटतम संकुलित होने के बाद भी उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, और उन रिक्त स्थान में अधातु परमाणु जैसे आपका हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आकर स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं कि संक्रमण धातुओं के, क्या लिखा है? संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणु निकटतम संकुलित होने के बाद भी उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन्हें अंतरकाश कहते हैं। इन रिक्त स्थानों पर अधातु परमाणु छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन व नाइट्रोजन आदि आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे यौगिक को अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? हम अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। फिर आगे एक लाइन और इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं कि इन यौगिकों का संगठन धातु व अधातु परमाणु की त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। इन यौगिकों का संगठन धातु व अधातु परमाणु की त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। जो समझने के लिए मैं आपको समझाऊँ, सपोज करना कि आपने कोई संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व लिया, तो उसके परमाणु इस प्रकार से निकटतम क्या होंगे? संकुलित होने का प्रयास करेंगे, और जब वो निकटतम संकुलित होने का प्रयास करेंगे तो उनके मध्य ये रिक्त स्थान रह जाता है।
ये क्या रह गया, ये रिक्त स्थान इस प्रकार से खाली रिक्त स्थान रह जाता है। इन रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतरकाश स्थान। क्या बोलते हैं, अंतरकाश। और इन रिक्त स्थानों में, जैसे ये रिक्त स्थान थे, ये जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में छोटे अधातु परमाणु, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, इस प्रकार के परमाणु, अधातु परमाणु आके जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से बने यौगिक को हम क्या कहेंगे, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। अब देखो इन यौगिकों के कुछ गुण धर्म है, विशेष 3-4 बातें हम उनके बारे में लिख लेते हैं। डायग्राम को इतना विशेष नहीं है ये। तो देखो अब हम बात करें कि इनके गुण धर्म निम्न है। दो, एक तो सबसे विशेष बात है कि इनकी आघातवर्धनीयता और तन्यता का मान कम हो जाता है। इनकी आघातवर्धनीयता और तन्यता का मान कम हो जाता है। दूसरा, ये अति कठोर, मजबूत, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। इनकी जो चालकता होती है उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। तो इन बातों के बारे में हम बात करेंगे। देखो कि पहला पॉइंट हम इनके लिए लिखें, इनकी आघात वर्धनीयता, इनकी आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का मान कम हो जाता है। इनकी आघात वर्धनीयता और तन्यता, आघात वर्धनीयता आप जानती हो, तन्यता 10th में 11th में बहुत पढ़ा होगा कि चोट मारने से फैल जाए वो तो आघात वर्धनीयता, और जिसके पतले पतले लंबे तार बनाए जा सके वो क्या होती है, तन्यता। तो इनकी आघात वर्धनीयता और तन्यता के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरा, ये मजबूत कठोर एवं उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं। ये उच्च गलनांक, ये मजबूत, कठोर एवं उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं। तीसरा, ये क्रियाशील, क्रिया कम करते हैं, तो ये क्रियाशील होते हैं। इनकी जो चालकता का मान होता है वो उच्च होता है, तो इनकी चालकता उच्च होती है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे कि TiCmN4N F3H, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल लिख दिए। अब यहाँ से मैं एक बार इसको फिर से समझा दूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं या अंतरकाशी यौगिकों के गुण लिखें। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका क्या नाम है, अंतरकाशी यौगिक। तो इनमें क्या होता है कि संक्रमण धातु की क्रिस्टल में परमाणु के निकटतम संकुलित होने के बाद भी उनके मध्य क्या रह जाते हैं, छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरकाश, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अंतरकाश। और इन छोटे रिक्त स्थानों में आपकी छोटे अधातु परमाणु और विशेषकर हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन आदि आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। अब सबसे विशेष कि सीधी बात है कि इन यौगिकों का निर्माण होता है वो धातु एवं अधातु परमाणु की त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। इन यौगिकों का निर्माण धातु व अधातु परमाणुओं की त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। और इन यौगिकों के जो गुण है वो निम्न है। एक तो इनकी आघातवर्धनीयता और तन्यता का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ये मजबूत होते हैं, कठोर भी होते हैं, वह गलनांक व क्वथनांक, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले यौगिक होते हैं। ये एक क्रियाशील होते हैं, आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, और इनकी चालकता क्या होती है,
उच्च होती है। एग्जाम्पल जैसे TIC, MN4N, F3H। तो इनके सूत्र उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस उसी के आधार पर इनके जो परमाणु जुड़े होते हैं, रेगिस्तान में जितने अजात परमाणु ग्रहण करते हैं उसके आधार पर इनको लिखा जाता है। तो उम्मीद है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अंतर्काशीय यौगिक किसे कहते हैं और इसके गुणधर्म क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मिटा देते इसको। इसके बाद अब डी और ए ब्लॉक में हम इसके ये जो सब पढ़ रहे हैं, हम इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क है। अब देखो, जो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक होते हैं, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक होते हैं, वो अधिकांशतः रंगीन यौगिक बनाते हैं और इसी रंगीन यौगिक के कारण इनको S और P ब्लॉक से ये अलग होते हैं। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे कि रंगीन आयनों का बनना। क्या लिखा है? रंगीन आयनों का बनना। तो सबसे पहले विशेष बात कि संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन होते हैं, ये गुण इनको S व P ब्लॉक से अलग करता है। अब कोई यौगिक कब रंगीन होगा, किस कारण से होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम इसके लिए एक दो लाइनें लिख लेते हैं कि संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। क्या लिखा है? संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं, जो यह गुण संक्रमण तत्वों को S तथा P ब्लॉक के तत्वों से अलग करता है। S व P ब्लॉक के तत्वों से इनको अलग करता है। अब यहाँ से अगर हम समझना चाहें कि एक सिंपल से लाइन में बता दूँ, वे तत्व जिनके पास या वे आयन जिनके पास एकमित इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा एकमित इलेक्ट्रॉन होता है, वो रंगीन होते हैं। और जिनके पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंगहीन होगा। आप यहाँ से समझो, जैसे सपोज करो आपने ये डी कक्षक बनाया, 1 2 3 4 5। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो सपोज करो जैसे इसमें मैंने ये इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो जब ये एक कक्षक हो गया, जब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है तो उसको बोलते हैं हम अयुग्मित। क्या बोलते हैं? अयुग्मित। अगर कंडीशन ऐसी हो, जैसे ये मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए इनके अंदर, और इनके अंदर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो इस प्रकार से। तो एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो अवस्था तो क्या कहलाती है आपकी? युग्मित। तो ये तो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हों? 1। अगर इन पूरे में 1 भी होगा, तो अगर इस प्रकार की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी संक्रमण तत्व या किसी के लिए भी अगर हम बात करें, अगर उनके पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड रंगीन होता है, क्योंकि उनमें द्वितीय संक्रमण पाया जाता है। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो रंगहीन होगा। तो आपको देखो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, शॉर्ट में सीधा अपने को लिख कर ये याद करना है कि एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन तो वो कंपाउंड क्या होगा? रंगीन होगा। एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा? रंगीन। और रंगीन होने के कारण कि अगर उसके पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें डी संक्रमण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डी संक्रमण। डी का मतलब होता है कि एकमित इलेक्ट्रॉन है
उनको ऊर्जा मिलेगी तो वो उच्च कक्षा वाले डी कक्षक में चला जाएगा। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में चला जाएगा, इसको बोलते हैं डी डी संक्रमण। तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर किसी यौगिक के पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होता है, क्योंकि उसमें डी डी संक्रमण पाया जाता है। लेकिन अगर उसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, तो वो कंपाउंड आपका रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वे आयन जिनके डी कक्षक में एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो रंगीन होते हैं, क्योंकि उनमें डी डी संक्रमण पाया जाता है। ये लाइन लिख दोगे कि ऐसा है कि संकुल तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, तो लिख देंगे कि वे आयन जिनके डी कक्षकों में एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन होता है वे संक्रमण आयन रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा संक्रमण, डी डी संक्रमण पाया जाता है या होता है, इनमें डी डी संक्रमण होता है। डी डी संक्रमण का मतलब क्या बेटा, आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा, उसमें हमने डी कक्षक को दो हिस्सों में डिवाइड किया, T2G और EG। तो इलेक्ट्रॉन T2G से ऊर्जा ग्रहण करके T2G से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके EG में प्रवेश कर ले जाता है, उत्तेजित कक्षक में चला जाता है। तो एक डी से दूसरे डी में, इसको बोलते हैं डी डी संक्रमण। और अगर उसके पास एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अपने चैप्टर में दो कंपाउंड दे देंगे, KMnO4 और K2Cr2O7। इन दोनों के पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इनका जो धातु में संक्रमण तत्व उनका विन्यास D0 होता है। फिर भी ये रंगीन होते हैं, उनका मुख्य कारण होता है आवेश स्थानांतरण के कारण। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट लगा के, जो आपको याद करनी है, अपने चैप्टर में भी है चीज़ ये। देखो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 तथा K2Cr2O7। तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना होता है, +6। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना है, मैग्नीज का +7, क्रोमियम का +6 होता है। तो KMnO4 तथा K2Cr2O7 में क्रमशः मैग्नीज तथा Cr का विन्यास D0 होता है। अब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इनका KMnO4 तथा K2Cr2O7 में क्रमशः मैग्नीज तथा क्रोमियम का विन्यास है, वो क्या होता है, D0 होता है। फिर भी ये रंगीन होते हैं। तो इसका कारण याद कर लेना, इनमें आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश के स्थानांतरण के कारण। बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल अपने है नहीं, तो क्या याद कर लोगे, आवेश के स्थानांतरण के कारण ये प्रोसेस होती है। तो सीधी सी बात है, ये तो तय हो गया। क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया कि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा उनमें डी डी संक्रमण पाया जाता है। दो लाइन याद करनी है कि क्वेश्चन आ जाए। चलो लिख देता हूँ मैं इसको, कि इतने रामलीला मैंने लिखी वो समझ में आए ना आए। क्वेश्चन की संक्रमण आयन रंगीन होते हैं क्यों, तो इसका आंसर शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनके पास डी कक्षकों में एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इनमें
तथा इनमें डी संक्रमण पाया जाता है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत स्लो मैंने इसको लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते। बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। किसी बच्चे को लगे थोड़ा फास्टली करना तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो वीडियो की, वो आपको पता ही है कि क्वालिटी या स्पीड हम कैसे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो इसको यहाँ से रब करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करें हम कि जो अगला टॉपिक है क्या लिखा है, उत्प्रेरकीय गुण। तो संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें क्या विशेषता है जिसके बारे में मैं पॉइंट लिखता हूँ कि संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक, संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता, संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता, उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाते हैं, जिसके निम्न कारण है। नंबर जो 3 कारण अगर अपने को नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल इजीली दिमाग में होने चाहिए। पहला, इनके पास एकमित इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, इनके पास काफ़ी संख्या में रिक्त डिकक्षक होते हैं। तीसरा, इनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है। नंबर 1 कि इनके पास एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। और तीसरा पॉइंट, मुक्त संयोजकता बोलते हैं। मुक्त संयोजकता मतलब यहाँ एकमित इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है कि मुक्त संयोजकता पाई जाती है। अब देखो उत्प्रेरक अभिक्रिया को कैसे प्रेरित करता है। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी लाकर अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल, जैसे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। इस विधि में हम आयरन चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। और H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि बोलते हैं, जिसमें V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा, क्या लिखा है, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाकर, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल समझें कि
हैबर विधि से किसका निर्माण? अमोनिया का। अमोनिया का व्यापारिक निर्माण हैबर विधि से होता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। तो समीकरण क्या होती है इसकी? N2 प्लस 3H2। तो क्या बन गए यहाँ पे? 2NH3। क्या बन गया यहाँ पे? 2NH3। और यहाँ पर जो आपका Fe है, Fe चूर्ण, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा H2SO4 निर्माण की विधि है कि संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण, संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। तो इसमें V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। और ये हैबर विधि तो लिख दिया मैंने वजह समझे। तो हैबर विधि में उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा? Fe चूर्ण, लोहे का पाउडर या लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखो होता क्या है कि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है। तो उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह की मुक्त संयोजकता के साथ क्रियाकारक के अणु जुड़ जाते हैं, जिससे क्रियाकारक के अणुओं के मध्य जो बंध होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से टूट जाते हैं और अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसको इस प्रकार से हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित, उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकता के साथ क्रियाकारक के अणु, क्रियाकारक के अणु, क्रियाकारक के अणु जुड़ जाते हैं, जिससे क्रियाकारक अणुओं के मध्य के बंध दुर्बल हो जाते हैं। मध्य के बंध क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाते हैं, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है और अभिक्रिया उत्प्रेरित हो जाती है। और अभिक्रिया क्या हो जाती है? उत्प्रेरित हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि आयोडाइड तथा परसल्फेट की अभिक्रिया, क्या लिखा है? आयोडाइड तथा परसल्फेट की अभिक्रिया Fe3 आयन द्वारा उत्प्रेरित होती है। आयोडाइड तथा परसल्फेट की अभिक्रिया Fe3+ आयन द्वारा उत्प्रेरित होती है। देखो रिएक्शन समझना होता क्या है। आयोडाइड का मतलब 2I-, परसल्फेट का फॉर्मूला होता है H2O8 2-। तो ये क्रिया कौन से आयन के द्वारा? Fe3+ आयन के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? Fe3+ आयन के द्वारा संपन्न होती है। और इस क्रिया में क्या होगा? यहाँ बन जाएगा I2 + 2SO4 2-, ये बनता है। तो ये जो आयोडाइड तथा परसल्फेट की जो अभिक्रिया है Fe3+ आयन के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इसमें क्या होता है?
प्लस आयन Fe2 में कन्वर्ट होगा, अभिक्रिया को संपन्न करवा तो फिर वापस Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे ये प्रोसेस लगी, तो ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है वो आप यहाँ समझने की कोशिश करना कि अभिक्रिया का स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें, अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है, तो होगा क्या कि 2Fe3 प्लस आयन 2 आयोडाइड आयन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा 2Fe2 प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा I2, क्या बन जाएगा I2। देखो बेटा, जब भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो एक विशेष ध्यान रखना कि तीर के निशान का इधर आवेश और तीर के निशान की उधर आवेश का मान समान होता है। जैसे एग्जांपल समझा दूँ, यहाँ -2 और -2 कितने हो गए 4, 2 2 4, तो -4 बराबर है। सेम कंडीशन है कि 3 6, तो +6 और -2 कितने बच गए प्लस के 4, तो ये +4। अब देखो यहाँ Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, ये Fe2 प्लस ये S2O8 2- के साथ क्रिया करेगा तो 2Fe3 प्लस और 2SO4 2- में परिवर्तित हो जाता है। आवेश देख लो, देखो +4 -2, तो +2 बच गए, +6 -4, तो +2 बच गए। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ बोल कर दूँ, 2Fe3 प्लस और 2SO4 2-, तो उम्मीद है अब आपको बिल्कुल इस पर नज़र आ रहा होगा कि 2Fe2 प्लस और S2O8 2- और ये रिएक्शन। तो उत्प्रेरक के माध्यम से कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है वो बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एक बार इसका मैं फटाफट रिपीट कर लें। सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न ये आता है कि संक्रमण तत्व, क्या संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं क्यों। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं क्यों, तो पहला आंसर आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्या दर्शाते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इनके पास रिक्त द्विकक्षक उपस्थित होता है, और तीसरा, इनके पास क्या पाई जाती है, मुक्त संयोजकता जो एग्मिट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। क्लियर बात। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैबर विधि के द्वारा किसका निर्माण होता है, अमोनिया का, तो इसमें उत्प्रेरक क्या काम लेते हैं, Fe चूर्ण काम लेंगे। संपर्क विधि के द्वारा या संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण, किसका निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण होता है। यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक काम में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसके बाद ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको ये पूछ सकता है आयोडाइड और परसल्फेट की अभिक्रिया Fe3 प्लस आयन के माध्यम से उत्प्रेरित होती है, संपन्न होती है, समीकरण लिखिए। तब आपको ये समीकरण लिखकर आनी होगी। थोड़ी सी समीकरण ऐसा पड़ती है, लेकिन 1-2 बार लिखोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, और कन्फर्म है यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा संक्रमण तत्व होते हैं वो मिश्र धातु बनाते हैं, तो उनके बारे में हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।